हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में क्लास 11th का हम लोग शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो अब जैसे बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हो चुका है और अन्य बोर्ड का कुछ बोर्डों का हो चुका है और कुछ बोर्ड वाले प्रमोट हो गए हैं। अब आई डोंट नो कि यूपी बोर्ड वालों का क्या होगा। अब यूपी बोर्ड वालों का फैसला आना बाकी है। पूरा मैं एनसीईआरटी ही पैटर्न पर पढ़ा रहा हूँ और आज से हम क्लास 11th केमिस्ट्री का शुरू करने जा रहे हैं। और हाँ, हर एक वीडियो में, केवल एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट आपको क्लास 11th की केमिस्ट्री मिलेगी। ये क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है और इसमें पूरा आपको कंप्लीट है। आपको कहीं नहीं ढूंढना, बस आप इसको पढ़ के नोट्स बना लीजिए, बस काम खत्म। ठीक है, पूरा आपका ये कंप्लीट है, पूरा नोट्स आपका ये कंप्लीट है। ठीक है ना, कंप्लीट वीडियो है। तो सबसे पहले आता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान या फिर इसको बोलते हैं रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री होती क्या है, रसायन शास्त्र होता क्या है, रसायन विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ, उसके संगठन, गुणों तथा होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। तो रसायन विज्ञान क्या होता है, याद रखना। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ, उसके संगठन, गुणों तथा होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन शास्त्र या फिर रसायन विज्ञान कहते हैं। एक और बात याद रखना, नोट में याद करना होगा तो कर लेना। केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनान से हुई है, जो कीमिया शब्द से लिया गया है। ओके, याद रखना। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनान से हुई है, जो कीमिया शब्द से लिया गया है। जो कहाँ से लिया गया है, कीमिया शब्द से लिया गया है। और आधुनिक रसायन का जनक किसको कहा जाता है? तो लेवोजियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेवोजियर को। आधुनिक रसायन का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। लेवोजियर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आधुनिक रसायन का जनक कहा जाता है। अब अगला देखें तो रसायन के कार्य क्षेत्र एवं महत्व, यानी रसायन के कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि रसायन के कार्य क्षेत्र एवं महत्व। रसायन के कार्य क्षेत्र एवं महत्व यानी रसायन विज्ञान के कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं। तो पहला जो रसायन विज्ञान का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है दवाओं में। कहाँ पे किया जाता है? दवाओं में रसायन विज्ञान का, रसायन शास्त्र का उपयोग किया जाता है। जैसे कि कैंसर के उपचार में किया जाता है, और वो भी किसके? टैक्सोल सिप्रेलैटिन। और एड्स के अगर उपचार में देखें तो रसायन विज्ञान का कहाँ किया जाता है? एजिडोथायमिडीन के रूप में किया जाता है। तो दवाओं में किस में किया जाता है? कैंसर और एड्स के उपचार में। और किस में किया जाता है? ये समझने वाला टॉपिक है, बस ऐसे देख लीजिएगा। दूसरा, कृषि के क्षेत्र में किया जाता है। रसायन शास्त्र का क्षेत्र किस में किया जाता है? कृषि क्षेत्र में रसायन विज्ञान का उपयोग किया जाता है। जैसे कीटनाशक दवाइयों के रूप में, जैसे गैमेक्सिन, सल्फास, डीडीटी इत्यादि जितने भी होते हैं, यह सब क्या है? रसायन है ना, केमिकल है। और इनका उपयोग किस में किए करते हैं हम लोग? कृषि के क्षेत्र में करते हैं। जैसे गैमेक्सिन आप देखे होंगे, दीमक उमक लग जाता है खेत में तो वहाँ पे डाल के उसको भगाने के लिए किए करते हैं।
और नेक्स्ट किस में करते हैं हम लोग? युद्ध में करते हैं। किस में करते हैं रसायन विज्ञान का? युद्ध क्षेत्र में केमिस्ट्री का उपयोग करते हैं। कैसे? जैसे कि विस्फोटक पदार्थ, अब वो केमिकल ही से बनते हैं विस्फोटक पदार्थ। जैसे डायनामाइट जो बनते हैं आपके ट्राइनाइट्रोटोलुइन, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? टीएनटी यानी ट्राइनाइट्रोटोलुइन। और हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डायनामाइट बनाने में, डायनामाइट बनाने हम लोग टीएनटी का उपयोग करते हैं। और विषैली गैस जैसे कि आप देख सकते हैं फास्फीन, मस्टर्ड इत्यादि जितनी भी होती है ये भी विषैली गैस है, जो कि केमिकल है, यानी कि हमारे युद्ध के क्षेत्र में किया जाता है। ओके, अब आपका आता है द्रव्य या पदार्थों का वर्गीकरण। तो द्रव्य या फिर पदार्थों का जो वर्गीकरण है वो क्या होता है? तो पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जो पदार्थ होते हैं, द्रव्य होते हैं, इसको किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो भौतिक और रासायनिक के आधार पर करते हैं। जैसे कि अगर भौतिक वर्गीकरण के अगर अनुसार देखें तो इसे 3 भागों में बांटा गया। किसमें? ठोस, द्रव, गैस के रूप में बांटा गया। किसमें बांटा गया है? ठोस, द्रव, गैस के रूप में। चलिए थोड़ा देख लेते हैं ठोस, द्रव, गैस के रूप में कैसे। तो अगर देखें ठोस की, किसकी देखें? ठोस की। तो जो ठोस का आयतन एवं आकार क्या होता है? दोनों निश्चित होता है। क्या होता है? दोनों निश्चित होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जिस द्रव्य का आयतन एवं आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है, उसे हम लोग ठोस कहते हैं। और द्रव किसे कहते हैं? द्रव होता है जिसका आयतन तो निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? आयतन जो होता है यह हमारा क्या होता है? निश्चित होता है, लेकिन जिसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। और रही बात गैस की, तो जो गैस होता है न तो इसका आयतन ही निश्चित होता है, न ही आकार, यानी कि आयतन एवं आकार अनिश्चित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। अब अगर रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर देखें तो यह 2 प्रकार के होते हैं, समांगी एवं विषमांगी। अब अगर इसमें देखें तो पहला आता है समांगी पदार्थ। तो यह समांगी पदार्थ क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनका संगठन एवं गुण सभी प्रावस्था में समरूप रहता है, यानी कि समान रहता है, उसे हम लोग समांगी पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए क्या है? कॉपर, जल, जितने भी होते हैं हमारे क्या है? समांगी पदार्थ के ही अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है आपका विषमांगी पदार्थ। तो विषमांगी पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे मिश्रित पदार्थ जिनका संगठन समान रूप से संपूर्ण भाग में वितरित नहीं रहता, उसे हम लोग विषमांगी पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सोडियम व शक्कर का मिश्रण जो होता है हमारा क्या होता है? विषमांगी होता है, क्योंकि इसमें ढेर सारे पदार्थों का क्या होता है? मिश्रण होता है। अब आपका आता है पदार्थों का वर्गीकरण। तो जो पदार्थ होते हैं उनको हम लोग 4 भागों में बांटे हैं। पहले किसमें? शुद्ध पदार्थ, दूसरे तत्व, और तीसरा यौगिक, और जो चौथा वो क्या है? मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ तो आपको जानते होते हैं, यानी समांगी पदार्थ को हम लोग शुद्ध पदार्थ के भी नाम से आप जान सकते हैं, जिसमें कोई मिलावट न हो। अब इसमें आता है आपका तत्व। तो तत्व की परिभाषा क्या होती है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से जो मिलकर बने पदार्थ होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे सोना और चांदी जो होते हैं हमारे क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तत्व हैं। फिर आता है आपका यौगिक। ये यौगिक क्या होता है? तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात से मिलकर बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे जल और शक्कर जो होते हैं, यह आपके मेरे प्यारे बच्चों यौगिक के उदाहरण हैं। ठीक है। अब आता है आपका मिश्रण। तो मिश्रण क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात से मिलकर बने पदार्थों को मिश्रण कहते हैं। जैसे समुद्री जल, वायु, सोडा वाटर इत्यादि जितने भी होते हैं यह मिश्रण होते हैं। यह मिश्रण के क्या है?
उदाहरण है। कभी कभी दे देता है कि मिश्रण और यौगिक में अंतर बताइए, यानी मिश्रण और यौगिक में क्या क्या अंतर होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं मिश्रण और यौगिक में अंतर। तो एक तरफ यौगिक लिखेंगे, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, मिश्रण लिखेंगे। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का निश्चित अनुपात यौगिक कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का अनिश्चित अनुपात मिश्रण कहलाता है। यौगिक देखिए तो यह सदैव समांगी होते हैं, कौन से यौगिक, और मिश्रण यह सदैव विषमांगी होते हैं। मिश्रण क्या होते हैं, सदैव सदैव क्या होते हैं, विषमांगी होते हैं। यौगिक की बात करें तो यौगिक के संगठक पदार्थों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन मिश्रण को देखें तो मिश्रण के संगठक पदार्थों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। अगला देखें तो यौगिक के बनने में उच्च ऊर्जा परिवर्तन होता है। जब यौगिक का निर्माण होता है तो उसमें क्या होता है, उच्च ऊर्जा का परिवर्तन होता है। और विषमांगी मिश्रण बनते हैं तो समय में कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु समांगी मिश्रण बनते समय ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। अगर यौगिक का उदाहरण देखें तो जैसे जल और C12H22O11, ये जो हमारा होता है चीनी, ये जो होते हैं यौगिक के एग्जाम्पल है। और मिश्रण के जैसे हवा और सोडा वाटर, ये जो होते हैं क्या होते हैं, हमारे मिश्रण के एग्जाम्पल हैं। अब अगर देखें तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति आती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अगला जो आपका है तो इसे एसआई पद्धति कहते हैं। इसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय पद्धति को क्या बोलते हैं, एसआई पद्धति कहते हैं, जिसका पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और इसके दो मात्रक होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है पूरक मात्रक। तो एक तो मूल मात्रक होता है और दूसरा क्या होता है, पूरक मात्रक होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मूल मात्रक के बारे में। तो ऐसे मात्रक जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं उसे मूल मात्रक कहते हैं। और इनकी संख्या क्या होती है, 7 होती है। इनकी संख्या क्या होती है, 7 होती है। जैसे कि अगर देखें तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ये सब मूल राशियां हैं। और मूल राशियों की संख्या भी कितनी होती है, 7 ही होती है। हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, जो आपके सिलेबस में है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, जो होती है हमारी क्या मूल राशियां हैं। और इनके हमारे 7 मूल मात्रक है। देखिए लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, ताप का केल्विन, समय का सेकेंड, धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल, और जो तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडिला होता है। लंबाई को एल से दिखाते हैं, द्रव्यमान किससे दिखाते हैं, एम से, समय को टी से, ताप को टी टेम्परेचर कैपिटल, और समय को स्मॉल टी सेकेंड, धारा हो गई। तो ये हमारी क्या होगी, इसको याद कर सकते हैं। फिर आता है पूरक मात्रक, तो इनकी संख्या भी क्या होती है आपकी, 2 होती है। पूरक मात्रक की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। समतल कोण और घन कोण, ये जो दोनों होते हैं हमारे क्या है, पूरक मात्रक हैं। समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, और घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। जो ये होता है आपका किसका होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा होता है घन कोण का मात्रक होता है। ओके, अब आपकी जो हेडिंग आती है वो आती है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें निहित पदार्थों की मात्रा होती है। फिर आता है आयतन। तो आयतन क्या होता है, किसी पदार्थ द्वारा लिया गया एक निश्चित स्थान, उसे पदार्थ का क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। जैसे कि हम लोग पानी को किसी ग्लास में भरेंगे, पानी को किसी किस में भरेंगे, ग्लास में भरेंगे, तो ग्लास में वो पानी तो आ जाएगा, लेकिन अब पानी कहीं ना कहीं उस ग्लास जैसे आकार को ले रहा है नहीं, तो उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, आयतन का नाम दे देते हैं। फिर आता है घनत्व। तो घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देते हैं घनत्व बोल देते हैं। और घनत्व को किससे दिखाते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। और घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि m/v। ओके, अब जो आपका नेक्स्ट आता है वो आता है मेरे प्यारे बच्चों रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम। तो रासायनिक संयोग के नियम देखें तो हमारे 5 हैं। कौन कौन से, पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, और चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, और 5वां जो है वो
गै-लुसैक का गैसीय आयतन नियम या फिर इसे गै-लुसाक का नियम भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग मेरे प्यारे बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्यमान अविनाशता का नियम देखेंगे। तो रूस के वैज्ञानिक एमवी लोमोनोसोव ने सन 1756 में द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशता के नियम का प्रतिपादन किया। किसने किया था? वो किया था एमवी लोमोनोसोव ने। किस सन में? सन 1756 में द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशता के नियम का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद पदार्थ के कुल द्रव्यमान उतना ही होता है जितना अभिक्रिया के पूर्व था। तो इस नियम के अनुसार देखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद पदार्थ के कुल द्रव्यमान उतना ही होता है जितना अभिक्रिया के पूर्व था। जैसे कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान देखिए तो बराबर क्या होता है? उत्पाद का कुल द्रव्यमान। ये क्या है? आपके द्रव्यमान संरक्षण के नियम या फिर द्रव्य की अविनाशता का नियम है। जैसे कि यहाँ पे देखें तो जब हम कैल्शियम यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो 10 ग्राम CaCO3 को गर्म किए तो 6 ग्राम CaO और 4 ग्राम CO2 प्राप्त होता है। तो अतः कह सकते हैं जितना अभिक्रिया के पूर्व था उतना अभिक्रिया के बाद मिला। और ज़्यादा समझने के लिए यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। और उसी प्रकार जब जल हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, 2 ग्राम हाइड्रोजन लेके 16 ग्राम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो 18 ग्राम जल बनता है। 2 16 18 और इधर भी क्या मिला? 18। तो ये जो होता है आपके रासायनिक संयोग के नियम का क्या है? उदाहरण है। अब द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशता के नियम को पुष्ट करने के लिए 2 वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग किए थे। पहले जो थे वो लैंडोर्ड का प्रयोग था और दूसरे जो थे वो लेवासियो का प्रयोग था। तो सबसे पहले लैंडोर्ड ने अपना एक प्रयोग किया था। वो कैसे किया था? तो लैंडोर्ड नामक वैज्ञानिक ने द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशता के नियम को पुष्ट करने के लिए एक H आकार की नली लिया। पहली नली में पोटेशियम क्लोराइड KCl तथा दूसरी नली में क्या लिया? सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लेकर नली के मुंह को बुलकार्क से बंद कर देते हैं और सावधानी पूर्वक उपकरण तौलने के बाद उलट पुलट कर क्या कराते हैं? अभिक्रिया कराते हैं। और अभिक्रिया के बाद प्राप्त उत्पाद को तौलने पर उतना ही द्रव्यमान प्राप्त होता है जितना अभिक्रिया के पूर्व था। अर्थात अभिकारकी पदार्थ का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद का कुल द्रव्यमान। और इससे द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशता के नियम की क्या होती है? पुष्टि होती है। तो यह H आकार की नली है, एक में KCl दूसरे में AgNO3 लेके अभिक्रिया कराए थे। इसका इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है। दूसरे थे लेवासियो ने यहाँ पे क्या लिया था? एक कांच का फ्लास्क लिया था और इसमें थोड़ी सी SiO2 लिया और फिर इसमें क्या कर दिया? एक मटर के दाने के बराबर पेंटा ऑक्साइड जो फास्फोरस की एक टुकड़े को डाल दिया इसमें। चलिए इसको आगे हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो लैंडोर्ड ने क्या किया था? लेवासिये ने तो एक फ्लास्क लिया था जिसमें एक खाली गोल पेंदी का फ्लास्क लेकर एक मुट्ठी रेत डालते हैं। रेत डालने के बाद फास्फोरस का छोटा टुकड़ा मटर के दाने के बराबर फ्लास्क में डालते हैं। फ्लास्क के मुंह को सील बंद कर देते हैं और सावधानी पूर्वक फ्लास्क को क्या करते हैं? तौल लेते हैं। और तौलने के बाद फ्लास्क को बर्नर की सहायता से क्या करते हैं? गर्म करते हैं, जिसमें उपस्थित फास्फोरस का छोटा सा टुकड़ा पेंटाऑक्साइड गैस में बदल जाता है और ठंडा करने के बाद उत्पाद का द्रव्यमान अभिकारक के बराबर ही रहता है जब तौलते हैं तो। इससे द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशता के नियम की क्या होती है? पुष्टि होती है। दूसरा जो नियम आता है वो आता है स्थिर अनुपात का नियम। तो फ्रेंच के वैज्ञानिक JL प्राउज ने सन 1799 ईस्वी में स्थिर अनुपात के नियम का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक चाहे जिस विधि से बनाया या प्राप्त किया जाए सभी में तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में क्या रहते हैं? संयुक्त रहते हैं। फिर जो तीसरा नियम आया था वो आया था सरल गुणित अनुपात का नियम। तो इस नियम का प्रतिपादन इंग्लिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने सन 1803 ईस्वी में किया था। इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक तत्व परस्पर आपस में रासायनिक संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयुक्त करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमान में एक सरल गुणित अनुपात होता है। अब अगला जो नियम आता है मेरे प्यारे बच्चों आता है तुल्य अथवा व्युत्क्रमण अनुपात का नियम।
तो इस नियम का प्रतिपादन जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर ने सन 1792 ईस्वी में किया था। इस नियम के अनुसार जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, यदि वे इन दोनों तत्वों से कभी संयोग हो सके तो वे इसी अनुपात में अर्थात सरल गुणित अनुपात में ही संयोग करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला जो आता है पांचवा और लास्ट हमारा गैलुसैक का गैसीय आयतन नियम। गैलुसैक का क्या आता है? गैसीय आयतन नियम। तो इस नियम का प्रतिपादन गैलुसैक नामक वैज्ञानिक ने सन 1808 ईस्वी में किया था। किस में किया था? 1808 ईस्वी में किया था। इस नियम के अनुसार जब दो गैसें परस्पर आपस में रासायनिक संयोग करके गैसीय उत्पाद बनाते हैं तो अभिकारक एवं उत्पाद के गैसों में एक सरल गुणित अनुपात होता है और इसी को क्या कहते हैं? गैलुसैक का गैसीय आयतन नियम मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है। अब जो आपका आता है वो आता है डाल्टन का परमाणुवाद। ये डाल्टन का परमाणुवाद क्या है? तो डाल्टन के अनुसार परमाणु द्रव्य के सूक्ष्मतम अविनाशी अविभाज्य कण होते हैं। डाल्टन के अनुसार देखें तो परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं? द्रव्य के सूक्ष्मतम अविनाशी अविभाज्य कण होते हैं। परमाणु की खोज सन 1808 ईस्वी में जॉर्ज डाल्टन ने ही किया था। एक ही तत्व के सभी परमाणु भार आकाश संरचना में क्या होते हैं? समान होते हैं और भिन्न प्रकार के द्रव्यों के परमाणु भार आकाश संरचना में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ब्रह्मांड के सभी द्रव्य सूक्ष्म परमाणु से मिलकर बने हैं जिन्हें भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता और इसे क्या कहते हैं? डाल्टन का परमाणुवाद। लेकिन बाद में जो डाल्टन का परमाणुवाद है उसे अवमान्य ठहराया गया था। एक बात याद रखना। अब आपका जो अगला पॉइंट आता है वो आता है अणु एवं परमाणु में अंतर। अणु एवं परमाणु में अंतर। तो एक तरफ हम लोग अणु डालेंगे और दूसरी तरफ परमाणु, लेकिन उससे पहले हम लोग अणु की परिभाषा थोड़ा देख लेते हैं। तो द्रव्य के वे सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में, यहाँ पे कण रहेगा, अणु है, कण है, जो रासायनिक अभिक्रिया में अपघटित हुए भाग लेते हैं तथा स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, अणु कहलाते हैं। अणु आपके दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरे होते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी सम परमाणुक अणु। दूसरे क्या होते हैं? विषम परमाणुक अणु होते हैं। अब आता है अणु और परमाणु में अंतर। तो अणु देखें तो यह पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यह पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। यह रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता अणु, लेकिन यह रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है? भाग लेता है। कौन? आपका परमाणु। यह रासायनिक क्रिया में वियोजित हो जाता है। कौन? अणु। और यह रासायनिक क्रिया में विभाजित नहीं होता है। कौन? परमाणु। यह अनेक परमाणुओं के संयोग से बनते हैं अणु, और परमाणु यह पदार्थ के छोटे छोटे कण से मिलकर बनते हैं। अणु का एग्जाम्पल देखिए O2 H2Cl2, और परमाणु का देखिए तो क्या हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सोडियम। अब आपका आता है परमाणु द्रव्यमान। ये परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से जितना गुना अधिक होता है या भारी होता है वह उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। और तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे कार्बन 12 के परमाणु का 1/12 भाग। अब आता है मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या क्या होती है? किसी पदार्थ के मोलों की संख्या उस पदार्थ की मात्रा व द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होती है। यानी पदार्थ की मात्रा बटे द्रव्यमान की मात्रा बराबर क्या हो जाएगी? मोलों की संख्या हो जाएगी। यानी कि n बराबर W/m हो जाएगा। अगला आता है आणविक द्रव्यमान। तो किसी भी यौगिक को आणविक द्रव्यमानों में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमानों के योगफल के बराबर होता है। क्या बराबर होता है? आणविक द्रव्यमान। अगला आता है प्रतिशत संगठन। तो प्रतिशत संगठन क्या होता है? किसी यौगिक के द्रव्यमानुसार उसके 100 भाग से उपस्थित अवयवी तत्वों की कुल मात्रा इस यौगिक की प्रतिशत संगठन कहलाती है। और प्रतिशत संगठन बराबर क्या होता है? तत्व का कुल भार बटे पदार्थ का भार इंटू 100। अगला जो आपका आता है वो आता है मूलानुपाती सूत्र। तो यह मेरे प्यारे बच्चों मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? तो किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र वह है जो उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं
का पारस्परिक सरल पूर्णांक अनुपात प्रदर्शित करता है उसे हम लोग मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। अगला आता है अणुसूत्र। तो अणुसूत्र क्या होता है? किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, उसे हम लोग अणुसूत्र कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इसका फार्मूला। अगला आता है विलयन। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये समांगी है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ये क्या है आपका? समांगी है, ठीक है ना। अब विलयन देखें तो हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विलायक, या दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विलायक, दूसरा होता है विलेय। अब विलायक और विलेय क्या होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जो मेरे प्यारे बच्चों किसी चीज को घोलता है, जो किसी चीज को घोलता है उसे विलायक कहते हैं, और जो घुलता है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। यहाँ पे उसका सूत्र है, या फिर लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। अब आता है प्रतिशतता। तो यह प्रतिशतता क्या होती है? तो यदि किसी विलयन के निश्चित आयतन में विलेय का मात्रा ज्ञात हो तो उसका या उसकी सांद्रता को ग्राम प्रति लीटर या प्रतिशतता से दर्शाते हैं। अब प्रतिशतता बराबर क्या होता है? विलेय पदार्थ की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणते 100। और प्रतिशतता देखें तो आपकी दो प्रकार की होती है। पहली क्या होती है? द्रव्यमान के अनुसार प्रतिशतता, और दूसरी होती है आयतना या फिर आयतनात्मक या फिर आयतन के अनुसार प्रतिशतता। तो सबसे पहले द्रव्यमान के अनुसार देखें तो द्रव्यमान के अनुसार 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। और द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या होती है? WB इंटू 100/WA प्लस WB। अब आप कैसे जानेंगे WA क्या है? तो WB क्या है? तो जो WA है वो विलायक का द्रव्यमान है, और जो WB है वो क्या है? विलेय का द्रव्यमान है। तो विलायक का द्रव्यमान WA और विलेय के द्रव्यमान क्या है? WB है। अगला है जो मेरे प्यारे बच्चों वो है आयतनात्मक प्रतिशतता। तो किसी विलयन की आयतन प्रतिशतता या फिर आयतन प्रतिशत, आयतन के अनुसार विलेय के भागों की संख्या जो आयतन के अनुसार विलेय की भागों की संख्या जो आयतन के अनुसार विलयन के 100 भागों में विलेय रहती है। और आयतन प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगी आपकी? वो हो जाएगी VA/VA प्लस VB इंटू 100। अब मेरे प्यारे बच्चों अगला आता है आपका मोलरता। यानी कि मोलरता क्या होती है? मोलरता तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं, या फिर मोलरता कहते हैं। और मोलरता को m से प्रदर्शित करते हैं। और मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय पदार्थों के ग्राम मोलों की संख्या में विलयन का आयतन। m बराबर क्या हो जाएगा? WA इंटू 1000/MB इंटू V। और V क्या है? हमारा मिलीलीटर में होगा। या फिर इसको क्या कह सकते हैं? विलेय का भार गुणते 1000 बटे विलेय का द्रव्यमान गुणते विलयन का आयतन। अब आता है मोललता। वो मोलरता है, ये क्या है? मोललता है। तो किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। और मोललता बराबर क्या होती है? विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में मात्रा। m बराबर क्या हो जाएगा? WB/MB इंटू 1000 बटे WA। अगला आता है नार्मलता। तो ये नार्मलता क्या होती है? तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नार्मलता कहलाती है। और नार्मलता बराबर क्या होती है? विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या लीटर में विलयन का आयतन। अर्थात यहाँ पे देख सकते हैं बराबर क्या हो जाएगा? WB/E इंटू 1000 बटे V। अर्थात विलेय की मात्रा गुणते तुल्यांकी भार गुणते 100। और तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? अणुभार बटे संयोजकता। अब आती है फार्मलता। तो ये फार्मलता क्या होती है? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित आयनिक अवस्था उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या विलयन की फार्मलता कहलाती है। और फार्मलता बराबर क्या होती है? विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय पदार्थ का ग्राम सूत्र द्रव्यमान गुणते 1000 बटे विलयन का ml में आयतन। अर्थात F बराबर क्या हो जाएगा? फार्मलता बराबर WB/m
FB इंटू 1000/V हो जाएगा। अब आता है आपका मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज क्या होता है? विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात विलयन का मोल प्रभाज कहलाता है और इसे हम लोग x द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विलयन का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा? विलयन के एक घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन के समस्त घटक के मोलों की संख्या। अगला आता है आपका रासायनिक समीकरण। लास्ट ये आपका यहाँ से आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक व अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त उत्पाद को 3 रासायनिक सूत्रों द्वारा समीकरण के रूप में व्यक्त करने की विधि को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला आता है उत्प्रेरक। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को या फिर अभिक्रिया में भाग नहीं लेते किंतु अभिक्रिया की दर को घटा या फिर बढ़ा देते हैं उसे उत्प्रेरक कहते हैं। और उत्प्रेरक आप बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वउत्प्रेरक। तो ये जो होते हैं जितने भी मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके क्या होते हैं? तो यह उत्प्रेरक होते हैं। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आपको जो चैप्टर 1 है यह पूरा का पूरा क्लोज होता है और जितना भी था आपका मैं पूरा का पूरा इसमें पढ़ा दिया हूँ। और आपका कोई भी टॉपिक ऐसा है जो कि छूटा है चैप्टर 1 से, रासायनिक की कुल मूल अवधारणाएं हैं आपकी, अगर यहाँ से कोई चीज़ छूटी है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी आपको पूरा पूरा पढ़ा दूंगा। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।